तरीके से पहला चैप्टर को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से उससे चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। और आपका पहला चैप्टर है प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से, मैंने कहा बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं मेरे भाई, 95%, 100 में 100 अगर चाहते हैं आप लाने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े और यहां से आपको रेगुलर जो है ना क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको बिजली नहीं रहेगी तो आपको रिकॉर्डेड कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको वीडियो, ठीक है ना, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको इस चैनल पे एकदम लगे रहना और जब तक आपकी पूरी हिंदी की सिलेबस ना खत्म हो जाए, रिविजन्स ना हो जाए, तब तक आप जो है ना इस चैनल से जुड़े रहे, ठीक है ना। तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर परीक्षा दे रहे हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े और यहां से 100 बटे 100 हिंदी में से नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट में जरूर लाएं, ठीक है ना। तो चलिए आज हमारा जो है पहला दिन क्लास का और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं मेरे भाई हिंदी। और चलिए पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन जाति प्रथा भाई, ठीक है ना। और मेरा आज ही था कि मैं क्लास को स्टार्ट करूं, लेकिन क्या करूं, लाइट की वजह से थोड़ा सा लेट है ना। चलिए मेरे भाई, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है ना। पहला चैप्टर क्या हो गया आपका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो गया। लेखक परिचय के साथ साथ इसमें स्टोरी को भी हम समझेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हमारा क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझ, एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से मेरे भाई। टारगेट हमारे क्या रहेगा? सारा सब्जेक्ट को मिलाकर 450 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा, समझ ना। इस चैनल से जुड़ना है आपको, ये जो नीचे दिए गए ना चैनल से, ठीक है ना, KS ऑनलाइन क्लासेस चैनल से जुड़ना है। और न्यू बैच जब सबसे अगर आप देखिए, अगर आप न्यू बैच में अगर इसमें इनरोल करते हैं टारगेट बैच में, यानी कि 450 प्लस में, तो आप बेहतरीन तरीके से नंबर जो है ना आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका क्या रहेगा, यहां से आपका टारगेट रहेगा, यानी कि न्यू बैच के लिए सबसे बेहतरीन टारगेट हमारा क्या है कि सर 100 में से, ध्यान है, हिंदी में 100 में से 100 लाना है हमारा हिंदी में, ठीक है ना। 100 बटे 100 लाना है। तो वो कैसे होंगे? जब आप रेगुलर क्लास को करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट रहेगा 450 प्लस का, ठीक है। चलिए अगले हम लोग मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है भगवान को एकदम प्रणाम कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार भगवान को क्या करेंगे? प्रणाम कर लेंगे और उसके बाद जो है आज से हमारा जो है टॉपिक यहां से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जबरदस्त तरीके से हम लोग आज से एक शपथ लेंगे, भगवान के सामने एक शपथ लेंगे, जब तक हमारा पूरी कंप्लीट क्लास नहीं हो जाए, जब तक मुझे ये ना लगे कि 95 प्लस जो है ना स्कोर हम हिंदी में कर सकते हैं, तब तक हम जो है ना पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले ध्यान से समझिए मेरे भाई, अगर इस सिलेबस को नहीं देखे हैं आप तो अच्छी तरीके से सिलेबस वाले वीडियो में चले जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। क्योंकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितना अंक कहां से पूछे जाएंगे, क्या चीजें है कि नहीं, कितना नंबर पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जाके सबसे पहले क्या करें, सिलेबस देखें और हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वो सब देखना है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखिए हमारा क्लास जो होगा रेगुलर लाइव ही होगा, ठीक है ना। कहता धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए मेरे भाई, आसान बनने से पहले जो है ना सभी चीजें कठिन होती है ना। अपने जीवन में क्या रखना, धैर्य रखना है। कहता है धैर्य रखिए, आसान बनने से सभी चीजें जो है सबसे पहले क्या होती है, वो कठिन होती है, ठीक है ना। इसलिए उस कठिन को पार करके जो है ना एक जो है ना चीजें क्या बनती है, आसान बनती है। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपके सामने जो दिया गया है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। श्रम विभाजन जाति प्रथा, आप जानते हैं इसके बारे में। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो कहेंगे गुरुजी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है इसका? भीमराव अंबेडकर नाम है, ठीक है ना। याद रखिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक है वो कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से इसको याद रखना है, जाति प्रथा ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते जाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम चीजों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन, एकदम लिख लीजिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर ना। ये क्या है, एक प्रकार का, याद रखिएगा, ये एक निबंध है। क्या है मेरे भाई? निबंध है ये, ठीक है ना।
चलिए ये क्या है, निबंध। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है, याद रखिएगा कौन सी विधा है, तो निबंध है, ठीक है ना। तो इसका लेखक कौन है, लेखक हो गया हमारा भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका जन्म की अगर हम बात करते हैं, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि एक दलित महार जाति में एक डोम परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, डोम जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ही नीची जाति में इसका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करते हैं मेरे भाई, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी इसकी मृत्यु। कब हुई थी, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में जो है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए दूसरा नाम की बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम क्या नाम है इसका, भीमराव रामजी अंबेडकर। इसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। सबका दूगो नाम होता है कहीं ना कहीं, देखिए आपका घर में भी दूसरा नाम होगा, है कि नहीं, और आपका भी ओरिजिनल नाम अलग होगा, स्कूल में अलग होगा, घर में लोग अलग नाम कहते होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, भीमराव अंबेडकर, वैसे तो लोग इसको भीमा भी कहते थे, है कि नहीं। चलिए तो भीमराव अंबेडकर का दूसरा नाम क्या, भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम है, भीमराव रामजी अंबेडकर नाम है इसका, ठीक है ना, भीमराव रामजी अंबेडकर नाम है। पिता की बात करते हैं, पिता और माता की, तो पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। क्या नाम है, रामजी, पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल है। और माता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, तो कहेंगे माँ का नाम जो है गुरुजी, माँ का नाम हमारा है भीमाबाई। क्या नाम है, माँ का जो नाम है वो क्या नाम है, भीमाबाई उसका माँ का नाम है, ठीक है ना। चलो भाई समझ गए ना। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 14वें संतान, समझ गए ना, 14वें संतान, ये अंतिम संतान थे। ये भीमराव अंबेडकर जो थे अपने जो है माता पिता के 14वें संतान, ये अंतिम संतान थे, आखिरी संतान थे कौन, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए भीमराव अंबेडकर क्या, अंबेडकर की पहली जो पत्नी थी, देखिए इन्होंने शादी जो किए थे, 2 शादी किए थे। पहली पत्नी का नाम क्या था, रामाबाई। क्या नाम था, रामाबाई। और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। क्या नाम है, सविता अंबेडकर। पहली पत्नी का नाम रामाबाई और दूसरा पत्नी का नाम क्या था, सविता अंबेडकर। एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके कुछ लेखक परिचय में हम लोग जीवन को समझेंगे, इसके जीवन में क्या क्या थे, ठीक है ना, कितने शादी किए थे, कितने क्या थे, सब चीजें हम लोग समझेंगे इसमें, ठीक है ना। भीमराव के बच्चे का नाम देखिए यशवंत अंबेडकर। क्या नाम है, यशवंत अंबेडकर, ठीक है ना। भीमराव के बच्चे का नाम क्या था, भीमराव के पुत्र का नाम क्या था, यशवंत अंबेडकर नाम था इनका, ठीक है ना। चलो यहां से कोई अगर सवाल अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन कोई लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे समझ में आ गया ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए शैक्षणिक योग्यता। अगर हम इसकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, शैक्षणिक आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपको लोग कहते हैं ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, समझ गए ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे एक बार शेयर करेंगे भाई, है ना। चलिए तो इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, शैक्षणिक योग्यता की ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हमें लग रहा था कहीं की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि इसके शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई विश्वविद्यालय बीए, यानी कि मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी किया था। इन्होंने कहां से, मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी, ठीक है ना। और कह रहा है पीएचडी हो गया एलएलडी ना, ठीक। लंदन स्कूल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी किया था, ठीक है, डीएससी, एमएससी और डीएससी। ग्रेस इन बैरिस्टर, ठीक है, एट लॉ। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए, इंग्लैंड गए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, बड़ौदा नरेश के, यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है ये कहां गए थे, अमेरिका। समझ रहे हैं, अमेरिका का एक शहर है जिसको हम लोग न्यूयॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका का एक शहर का नाम क्या है, न्यूयॉर्क। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर
प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए ना, मतलब हाई एजुकेशन के लिए जो है ना, ये कहां गए थे? अमेरिका का एक शहर था अमेरिका, या जैसे तो याद रखिएगा, अगर अमेरिका और इंग्लैंड ना दे तो आप क्या रखिएगा? अमेरिका का एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है ना। और फिर वहां से कहां गए? लंदन, जो कि इंग्लैंड हम लोग कहते हैं, इंग्लैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है ना। तो वो कहां चले गए? लंदन चले गए, ठीक है। और स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की थी। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे स्वदेश या विदेश में वकालत की थी, कहेंगे गुरुजी स्वदेश में उन्होंने कुछ समय तक उन्होंने क्या किए थे? वकालत भी किए थे स्वदेश में, ठीक है ना। चलिए समझ गए। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अगर आए तो आप लोग बना सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। बना सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता मतलब इसकी क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आप यहां से देखिए, याद रखिएगा, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए पीएचडी किए थे, एलएलडी, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स से एमए और एमएससी, ठीक है, डीएससी, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ से बड़ौदा कह रहा है, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ, ठीक है। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कह रहा है उच्चतर शिक्षा के लिए कहां गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। न्यूयॉर्क या अमेरिका का एक शहर है जिसको हम लोग न्यूयॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। फिर वहां से कहां चले गए? इंग्लैंड यानी कि लंदन, ठीक है ना। और उसके बाद स्वदेश में कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की थी। यहां से अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अगले हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि इन्हें अगर इनका गुरु कहे या फिर प्रेरक व्यक्ति, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उनके चिंतन व रचनात्मकता के जो है ना मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन से? पहला व्यक्ति का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति का नाम है बुद्ध। क्या नाम है? बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, समझ गए ना। तो इनके गुरु कहे या प्रेरक व्यक्ति कहे, ठीक है। 3 प्रेरक व्यक्ति जिनके सिद्धांत पे ये कार्य करते थे, इनसे इसका विचार मिलता जुलता था, समझ गए ना। तो अगर कौन कौन था तो कहिएगा बुद्ध था और कबीर और ज्योतिबा फुले, समझ गए ना। तो उनके चिंतन के रचनात्मक और मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, एक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से कह रहा है उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, समझ गए ना। पहला क्या था? द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, समझ गए ना। ये सब इनके अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कहेंगे भीमराव अंबेडकर। इनके कुछ प्रमुख जो है ना भाषण है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ना, द अनटचेबल्स, हु आर द ना, हु आर शूद्राज ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। थॉट्स ऑन जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। चलिए ऑफ कास्ट कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा जो है किए गए हिंदी रूपांतरण ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को कह रहा है हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव, इनको किसने किया था? याद रखना मेरे भाई, जो है ललई सिंह यादव, क्या नाम बोले मैंने? ललई सिंह जो है यादव ने जो है इसका हिंदी रूपांतरण किया था। ललई सिंह यादव, क्या नाम है? ललई सिंह यादव, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण वांग्मय जो है, वांग्मय 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने? 21 खंडों में संपूर्ण वांग्मय जो है ना, याद रखिएगा संपूर्ण वांग्मय पूरा का पूरा जो है कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कहेंगे गुरुदेव जो है ना 21 खंडों में प्रकाशित है। कितना? 21 खंडों में, ठीक है। चलिए यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है आप जरूर कमेंट करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है श्रम विभाजन। चलिए अब हम लोग चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी समझेंगे और जबरदस्त तरीके से इनको पढ़ेंगे। देखिए ये आप चीजों को देख रहे हैं, यहां पे कह रहा है श्रम विभाजन, समझ गए ना। श्रम विभाजन, देखिए क्या मैंने लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब क्या होगा? श्रम विभाजन मतलब कोई काम जब किसी जो है ना, जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जो है ना हर भाग को करने के लिए अलग अलग जो है ना लोग निर्धारित करते हैं। नहीं समझे? ध्यान से समझिएगा, कह रहा जब किसी बड़े कार्य को, कोई बड़ा सा काम को जो है ना छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर हर भाग को, समझ, हर भाग को अलग अलग लोग जो है ना, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, हर भाग को जो है, हर भाग को जो है अलग अलग लोग जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो इससे हम श्रम विभाजन यानी कि डिविजन ऑफ लेबर
कहते हैं, समझ गए ना। यानी कि श्रम विभाजन जब किसी बड़े कार्य को कोई छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए जो है ना अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे हम श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। कोई भी बड़ा काम या कोई भी काम जो है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मान चलिए ये घर बन रहा है, ठीक है ना, घर बन रहा है और घर में देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा है, यहाँ पे लगा होगा ईटा, है कि नहीं, ईटा लगा होगा, कोई छड़ काटता होगा, यानी कि श्रम का विभाजन मतलब काम का बंटवारा कर दिया। ये घर बनने के लिए ना पूरे काम का बंटवारा, कोई आदमी छड़ काट रहा है कि नहीं, कोई आदमी ईटा लगा रहा है, समझ गए ना, कोई आदमी सीमेंट को बना रहा, मसाला बना रहा है, यानी कि सब काम में क्या है, श्रम का विभाजन किया गया है कि नहीं। श्रम का मतलब क्या हो गया, काम का विभाजन किया गया। किसका विभाजन किया गया, काम का बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया गया काम का, समझ गए ना, विभाजन, काम का क्या किया गया, बंटवारा कर दिया, काम का काम को जो है ना बांट दिया गया सब में, ठीक है ना। इसका काम है छड़ काटना, इसका काम है ईटा को ढो करके यहाँ ले आना, ठीक है ना, और किसी का काम है मसाला बनाना, किसी कोई ईटा को जोड़ रहा है कि नहीं है, समझ गए ना। तो सबका काम क्या हो गया, सबका काम क्या हो गया, सबका काम जो है ना अलग अलग हो गया, काम का बंटवारा, ये तो ठीक था, है कि नहीं है। श्रम विभाजन जो है ना ये तो ठीक है, क्योंकि इससे जो होता है ना, इससे क्या हो गया, काम का जो है आसान, काम जो हो गया क्या हो गया, आसान हो गया, समझ गए। इससे काम क्या हो गया, हमारा आसान हो गया कि सबको हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है ना। जब सबको बांट दिए हमारे लिए काम क्या हो गया, वो काम जो है हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से समझिए, लेकिन क्या ये सही था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा अब यहां से समझिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम का विभाजन ठीक था, यहां तक तो हम लोग बिल्कुल सही मानते कि नहीं। श्रम का बंटवारा करने से, काम का बंटवारा करने से हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया कि भाई सबका काम अलग है, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग काम है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि श्रम विभाजन ये तो ठीक है, और जाति प्रथा, देखिए इसमें क्या इंक्लूड किया गया, क्या मिलाया गया इसमें, जाति प्रथा, यानी कि जाति के आधार पर जो है लोगों को कामों को बांटना, समझ गए ना, जाति के आधार पर। अब ध्यान से समझिए, अब थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर जाति के आधार पर लोगों को काम को बांट देना तो ये कहीं मतलब जो है ना ये ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं। श्रम को बांटना ये तो ठीक था, लेकिन जाति के आधार पर बांट देना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा क्या, बहुत हद तक ठीक नहीं है, अच्छा ही नहीं है। ध्यान समझिए, जैसे कि मान के चलिए ये लोहार है, तो लोहार है, अगर मान के चलिए ये लोहार है तो सिर्फ जो ना क्या बोलते हैं हथौड़ी चलेगा, लोहे सबका ये काम करेगा। अगर इच्छा होगा, इसका इच्छा होगा, हम जो है ना दूसरा काम करेंगे, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि जाति के आधार पर इनको बांट दिया गया है कि नहीं है। अगर जाति के आधार पर इनको बांट दिया गया तो फिर दिक्कत है। अगर मान के चलो हम क्या है, मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा, हम जो है ना मान के चलिए हम जो है ना, अगर देखा जाए, मैं मान लेता हूं ग्वाला हूं, तो मैं सिर्फ गाय ही चराऊंगा तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, तो ये फिर बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं ग्वाला हूं तो सिर्फ मैं गाय चरा सकता हूं, गाय भैंस चरा सकता हूं, विरासत कर सकते हैं, है कि नहीं है, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। तो अगर मेरा इच्छा होगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तो नहीं हो पाता, क्योंकि जाति के आधार पर हमें बांट देता है कि नहीं। जाति के आधार पर अगर लोगों को बांट देता, काम को बांट देता, तो मैं अगर ग्वाला होता तो मैं सिर्फ गाय चराता, गाय भैंस चराता, है कि नहीं है। लेकिन ऐसा ध्यान से समझिएगा, समझ गए ना। अगर ये देखिए लोहार है तो इनको लोहा वगैरह सबका काम दे दिया गया, अगर ग्वाला है तो कोई गाय ही चराएगा, गाय भैंस वगैरह दूध वगैरह सब दूध ही बेचेंगे, हाँ ठीक है ना। अब देखिए कोई अगर मान के लिए कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम का, तो ये सिर्फ यही काम करेगा, है कि नहीं। अगर इसका रुचि हुआ, इसका मन हुआ कि हम दूसरा काम करेंगे, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसे जाति के आधार पर बांट दिया गया है कि नहीं है। लेकिन इसके पंडित जी है तो खाली पत्रा उतरा ही पड़ेगा, है कि नहीं, खाली शादी ब्याह ही करेगा, खाली पूजा में ही जाएगा ही, है कि नहीं, सिर्फ पूजा ही कराएगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव ही नहीं है कि जाति के आधार पर बांट देना किसी को ठीक नहीं है कि नहीं है। अगर जाति के आधार पर किसी को बांट देते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई हम दूसरा काम, मेरा रुचि है दूसरे काम में, तो हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमें जाति के आधार पर बांट दिया। तो अब देखिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि अगर हम मान के चलो अगर हम बढ़ई का काम कर रहे हैं, मिस्त्री है, शर्मा जी है, तो हम सिर्फ जो है ना बढ़ई का ही काम कर सकते हैं, मिस्त्री वगैरह सब यही सब काम कर सकते हैं, और दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम मान के चलिए डोम जाति से है, नीचे जाति का है, तो सिर्फ हम वही मतलब जो है ना पढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसा होना हमारे लिए क्या होता है, रुचि का खिलाफ होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और हम लोग जो है ना टालू भाषा काम को करते हैं, अच्छे तरीके से किसी काम को नहीं करते हैं। क्योंकि शर्मा जी है भाई, शर्मा जी, पंडित जी सिर्फ पूजा ही कराएंगे, ग्वाला है तो सिर्फ क्या करेंगे भाई, गाय को ही चराएंगे, तो फिर जो है ना हमारा मन पे जो है ना वो मन से नहीं होता काम, है कि नहीं है, अच्छे तरीके से काम नहीं होता, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा जाति प्रथा का, समझ। अब देखिए ये जातिवाद के जो पोषक है ना, ध्यान
से समझिएगा, ये जातिवाद के जो पोषक है, समझ गए ना, यहां तक तुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद के जो पोषक है ना मेरे भाई, गांव में देखिए क्या जातियों का कहना है, जातिवादियों का क्या कहना है कि जो है ना आधुनिक सभ्य समाज में जो है ना कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कह रहा है श्रम का विभाजन आवश्यक है, ठीक है, श्रम के विभाजन सही है, लेकिन जातियों के आधार पर बांट देना यह नहीं आवश्यक है, क्योंकि यह अच्छा ही नहीं है। क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे, एक तो उसका रुचि नहीं होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जाति के आधार पर बांट देना, कोई नाई है तो कोई बाले काटेगा सिर्फ, अगर उसका मन हुआ हम दूसरा काम करेंगे तब हमको दूसरा काम में नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज दूसरा काम में, बाल काटने के अलावा हमें दूसरा काम में नॉलेज है कि नहीं है, तब तो फिर ये क्या होता, आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, है कि नहीं है। जिस काम में हमें रुचि नहीं है उसमें पैसा कहां से आते हैं हमें, है कि नहीं है, वो करने का मन नहीं है, फिर हमें पैसा कहां से आते हैं, तो लोग तो बेरोजगार हो जाते हैं, है कि नहीं है। तो ये क्या है कि देखिए जातिवाद के पोषकों में जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में जो है ना कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है कि नहीं, श्रम का विभाजन करना आवश्यक है, लेकिन जातियों के आधार पर नहीं। एक तरफ जातिवाद के पोषक है और दूसरी तरफ जो है ना हमारे साहब भीमराव अंबेडकर जातिवाद के विरुद्ध है। क्या है जातिवाद के विरुद्ध, देखते हैं कौन जीतता है इसमें, है कि नहीं है, कौन है भाई, ध्यान से समझिएगा। जातिवाद के विरुद्ध ना, जातिवाद के विरुद्ध कौन है, हमारे क्या है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, इनको खत्म कर दिया, ठीक है ना, कि भाई जातियों के इस तरह से होंगे तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, भुखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, है कि नहीं है, समझ रहे ना। और लोगों में क्या होगा, और शिक्षा की कमी आ जाएंगे, फिर ऐसे में जातिवाद के तौर पे चलेंगे कि फलना जी के भाई पढ़ेंगे, फलना जात के लोग पढ़ेंगे और फलना जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें भी दिक्कत है कि नहीं है। अगर कोई मान के चलो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई मान के चलो अगर भाई कोई ग्वाला है तो वो सिर्फ गाय को ही चराएंगे, दूध ही बेचेंगे, है ना। कोई नाई है तो सिर्फ जो है ना बाल ही काटेंगे, कोई डोम है तो वो सिर्फ नीचे जाति का सुअर वगैरह ये सब काम करेंगे, है क्या नहीं है। तो फिर ये जो है ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध उन्होंने अब खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है ना। इसमें तो कोई काम क्या होता है, हमारे रुचि से नहीं होता। जातिवाद में क्या होता है, हमारे जो है जातिवाद में, जाति प्रथा में क्या होता है कि हमारा जो है कोई काम जो होता है ना रुचि से नहीं होता, टालू भाव से होता है काम, है कि नहीं है। हमारे मन पे आश्रित नहीं होता, मन के हिसाब से नहीं होता, वो काम जो है ना अच्छे से नहीं होता, है ना, इसलिए रुचि नहीं होता। उसके बाद आर्थिक स्थिति जो है ना, आर्थिक स्थिति क्या होती है, आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती फिर, है ना। कहते हैं मां के पेट में ही जो है ना काम तय कर दिया जाता था। अगर कोई ग्वाला जाति में जन्म तो पहले से तय कर देगा तुम्हें गाय चराना है भाई, है क्या नहीं है। अगर कोई नाई जाति में जन्म लिया तो पहले से तय कर तुम्हें बाल काटना है भाई, है ना। तो मां के पेट में ही क्या करना, काम का तय कर दिया जाता था, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो आप लोग जबरदस्त तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अब इन्होंने जातिवाद के जो है ना, ध्यान दीजिए, जाति प्रथा के प्रति उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या मतलब जो है ना, आपने जो है ना ये कह रहा है मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे भविष्य में ऐसा, इसलिए इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर जो है ना आप लोग जो है ना मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। इन्होंने कहा भविष्य में ऐसा कोई हो, अगर मैं मेरे द्वारा जातिवादियों का आलोचना करें, मेरे से प्रश्न पूछेंगे यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, आखिर क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा कि मेरा उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, यानी कि स्वतंत्र हो, है क्या नहीं है, स्वतंत्र समाज हो। मेरे दृष्टि में क्या आदर्श समाज, स्वतंत्र क्या होना चाहिए, समाज क्या होना, स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए, भातृत्व में ना भाईचारा होना चाहिए, है ना, सब मिलजुल के ही रहेंगे, है कि नहीं है ना, आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है, भातृत्व अर्थात जो है ना भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं, सब मिलजुल कर ही रहेंगे, है क्या नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक आदर्श समाज होता, समझ गए ना, कि सब जातियों के लोग जो है ना, सब लोग जो है ना भाईचारे के रूप में सब लोग मिलजुल के होते हैं, ठीक है।